नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और खुश आमदीद। वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू पीपल। दिस इज कुमार अमित और आप लोग देख रहे हैं आपका अपना चैनल बीकॉम कॉर्नर। आज का वीडियो बहुत ज्यादा स्पेशल और इंपॉर्टेंट होने वाला है तमाम बीकॉम प्रोग्राम और ऑनर्स के स्टूडेंट्स के लिए। उम्मीद करता हूं आप सभी इस वीडियो लेक्चर के दरमियान मेरे साथ आखिरी तक बने रहेंगे। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगता है, कंटेंट यूजफुल लगता है, तो इस वीडियो को लाइक करके अपने तमाम दोस्तों के साथ शेयर जरूर करेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग द टाइम चलिए शुरू करते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, आज की वीडियो के अंदर हम लोग चर्चा करने वाले हैं आपके वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट सब्जेक्ट कॉर्पोरेट अकाउंटिंग को लेकर के। और कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के अंदर आज की क्लास के अंदर हम आपके चैप्टर नंबर 3 को स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका टाइटल रहेगा बाई बैक ऑफ द शेयर। उम्मीद करता हूं आप सभी एक एक कॉन्सेप्ट को मेरे साथ इस वीडियो के लास्ट तक बनाते चलेंगे। बहरहाल ज्यादा बातें ना करते हुए बढ़ते हैं लेक्चर की तरफ और समझने की कोशिश करते हैं व्हाट इज द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ बाई बैक ऑफ ए शेयर और इसकी जरूरत क्यों पड़ती है, क्या क्या एडवांटेजेस है, क्या क्या डिसएडवांटेजेस है। और हम यहां पर आपके लीगल प्रोस्पेक्टिव को भी काफी डिटेल में जाकर के चर्चा करने वाले हैं। देखिए, अगर आप लोग बाई बैक ऑफ शेयर को समझना चाहते हैं तो पहले आपको समझना पड़ेगा शेयर कि शेयर का मीनिंग क्या होता है। पिछली कुछ क्लासेस के दरमियान काफी डिटेल में, काफी डेप्थ में जाकर के मैंने आपको समझाया था कि शेयर का अपना मीनिंग क्या होता है। और ये भी हमने समझा था जब भी कोई भी कंपनी को एक तरीके से कैपिटल की जरूरत होती है तो उस कैपिटल को एक्वायर करने के लिए वो कंपनी अपने शेयर्स को इश्यू करती है और पब्लिक उन शेयर्स को सब्सक्राइब करती है। पब्लिक को शेयर मिल जाते हैं, माने एक पोर्शन ऑफ द ओनरशिप कंपनी के अंदर मिल जाता है और उसके बदले में कंपनी को एक तरीके से कैपिटल मिल जाता है, जिसको आप लोग इक्विटी शेयर कैपिटल के नाम से जानते हैं। ये पूरा का पूरा प्रोसेस होता है जो आपने इश्यू ऑफ शेयर के टाइम पे काफी डिटेल में जाकर के पढ़ लिया होगा। अब इस क्लास के अंदर आपको क्या पढ़ना है, बाई बैक ऑफ ए शेयर पढ़ना है। अब याद रखिएगा, ये जो बाई बैक है ये कंपनी के खुद के रेफरेंस में हम लोग बात कर रहे हैं। अब देखिए, एक तो स्टेक होल्डर होता है, एक आपका शेयर होल्डर होता है। शेयर होल्डर के प्रोस्पेक्टिव में बाई बैक नहीं हो रहा है, ये किसके प्रोस्पेक्टिव में बाई बैक हो रहा है, ये कंपनी के इंडिविजुअल जो आइडेंटिटी फर्म की बात हो रही है, कंपनी के खुद के रेफरेंस में हम लोग बात कर रहे हैं। कंपनी खुद क्या करेगी, बाई बैक करेगी अपने शेयर को। इसका मतलब क्या होता है, जब भी कोई भी कंपनी अपने एग्जिस्टिंग जितने भी शेयर होल्डर्स हैं उनसे अपने खुद की कंपनी के शेयर्स को परचेज करती है, इसको क्या बोला जाता है, इसको आप लोग बाई बैक ऑफ ए शेयर बोलते हैं। समझ में आया? Whenever a company purchase its own company's shares from its existing shareholder, it is called the buyback of a share। इसको क्या बोला जाता है, buyback of a share बोला जाता है। समझ में आया? तो यही डेफिनेशन मैंने यहाँ पे लिखी हुई है। अब यहाँ पे एक चीज और आप ध्यान में रखिएगा, एक तो buyback of a share की अगर आप लोग बात करते हैं तो यहाँ पर आप लोग स्पेसिफिकली कंपनीज एक्ट का जिक्र करना जरूरी है। तो याद रखिएगा, यहाँ पर अगर आप लोग कंपनीज एक्ट 2013 की चर्चा करते हैं तो कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर एक इंपॉर्टेंट सेक्शन है जिसको आप लोग सेक्शन नंबर 16 के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो आप लोग क्या कहेंगे, जो आपका क्या सेक्शन नंबर 16 नहीं, आपका सेक्शन नंबर 68 होता है, जिसके अकॉर्डिंग आपका पूरा का पूरा मामला बाई बैक ऑफ ए शेयर का देखा जाता है। तो जो कंपनीज एक्ट 2013 है उसके अंदर अगर आप लोग जाते हैं सेक्शन 68 को पढ़ते हैं तो वहां पे बाई बैक ऑफ ए शेयर से जुड़ी हुई तमाम जानकारी आपको माय डियर फ्रेंड्स मिल जाएगी। अब कुछ बातें हैं जिनको आपको अपने दिलो दिमाग और ख्याल के अंदर रखना जरूरी है जब भी कोई भी कंपनी आपके शेयर्स को इश्यू करती है। देखिए, यहाँ पे पूरा का पूरा मामला किसका चल रहा है सर, यहाँ पे पूरा का पूरा मामला शेयर्स का चल रहा है। अब कंपनी के पास दो ऑप्शन होते हैं। सबसे पहले कंपनी क्या करती है, शेयर्स को इश्यू करती है, और कई बार क्या होता है कंपनी क्या करती है, अपना बाई बैक करती है। अब ये बाई बैक क्यों करती है इसके ऊपर हम लोग बाद में आएंगे, पहले आप लोग समझे कंपनी ने शेयर को इश्यू किया है। तो जब भी आप लोग कंपनी की इश्यू ऑफ शेयर की बात करते हैं तो कंपनी के पास एक कैपिटल आता है जिसको आप लोग बोलते हो इक्विटी शेयर कैपिटल। ये अपने आप में इंक्रीज हो जाता है। समझ में आया? तो शेयर जब आपके पब्लिक सब्सक्राइब करती है तो वो बदले में पैसा देती है। वो पैसा किसके पास आता है, कंपनी के पास आता है, जिसकी वजह से कंपनी का इक्विटी शेयर जो कैपिटल है वो इंक्रीज होता है। लेकिन जब भी कंपनी बाई बैक ऑफ ए शेयर करती है ना, तो याद रखिएगा यहाँ पे जो आपका इक्विटी शेयर कैपिटल है वो रिड्यूस होना स्टार्ट होता है। समझ में आया? यहाँ पे जो आपका इक्विटी शेयर कैपिटल है वो रिड्यूस होना स्टार्ट होता है। अब यहाँ पे कुछ बेसिक बुनियादी बातें समझिएगा। कोई भी कंपनी
कंपनी है वो अपनी ही कंपनी के खुद के शेयर को इशू बाईबैक क्यों करती है, एक बड़ा सवाल है। तो इसके लिए आपको समझना पड़ेगा सर, जितने भी नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स होते हैं ना, जितने ज्यादा नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स होंगे उतना ही उसका ईपीएस अर्निंग पर शेयर एक तरीके से डिक्रीज होता जाएगा। क्लियर है, ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना। तो जब कंपनी अपने खुद की कंपनी के शेयर्स है वो बाई बैक कर लेगी तो नंबर ऑफ जो आउटस्टैंडिंग शेयर है वो कम होना स्टार्ट होंगे, और जैसे नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर कम होना स्टार्ट होंगे इट मींस आप लोग कह सकते हैं जो आपका अर्निंग पर शेयर है वो इंक्रीज होना स्टार्ट होगा। यानी कि आप लोग मोटा मोटा ये कह सकते हैं यहां पर किसको रिड्यूस करने के लिए, एक मोटा मोटा रीजन आप लोग देख सकते हैं, किसको रिड्यूस करने के लिए हम रिड्यूस करने की बात कर रहे हैं, किसके रिड्यूस करने की बात कर रहे हैं सर, हम लोग यहां पे नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर, ये आपको थोड़ा सा याद रखना है, किसकी बात हो रही है, आउटस्टैंडिंग शेयर्स की बात हो रही है। क्लियर है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर को रिड्यूस करने के लिए जिनकी वजह से यहाँ पे इंक्रीज क्या हो जाता है ये भी आपको याद रखना है सर, आपके शेयर का अर्निंग पर शेयर, यानी कि आप लोग का अर्निंग पर शेयर है वो क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। दैट्स व्हाई कोई भी कंपनी है अपनी खुद ही की कंपनी के क्या करती है, शेयर्स को परचेज करती है। क्लियर है, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर से। तो दिस इज कॉल्ड द बाईबैक ऑफ द शेयर, इसको आपको याद रखना। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग लिख सकते हैं बाईबैक ऑफ ए शेयर रेफर टू द परचेज बाय ए कंपनी, याद रखिएगा परचेज बाय ए कंपनी ऑफ इट्स ओन शेयर। अब यहाँ पे याद रखिएगा केवल शेयर्स की बात नहीं हो रही है, सेक्शन 68 के अंदर कुछ ऐसी स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज हैं जिनको भी बाईबैक किया जा सकता है, न केवल शेयर्स की बात होती है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, इट्स ओन शेयर फ्रॉम इट्स एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर। हम किसकी बात कर रहे हैं, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स की बात कर रहे हैं। देयर बाय रिड्यूसिंग द नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग, मैंने बताया ना किसको रिड्यूस करने के लिए, नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग को रिड्यूस करने के लिए, जिसकी वजह से अर्निंग पर शेयर इंक्रीज हो जाता है। क्लियर है, और एक इंपॉर्टेंट बात मैंने क्या बताई कि सर यहाँ पे बाईबैक केवल शेयर्स का नहीं होता है, इसको आपको याद रखना है। यहाँ पे बाईबैक कुछ स्पेसिफाइड जो आपकी आप लोग क्या बोलते हैं इसको, सिक्योरिटीज का भी होता है। क्लियर है, तो आप लोग क्या कहेंगे सर, यहाँ पे कुछ स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज भी हैं जिनका जिक्र आपको कंपनीज एक्ट 2013 के सेक्शन 68 के अंदर देखने को मिलता है। तो दोनों का क्या हो सकता है माय डियर फ्रेंड्स, बाईबैक, ये भी आपको समझना है। क्लियर, तो ये बेसिक सी जानकारी आपको समझ में आनी चाहिए कि सर ये बाईबैक एग्जैक्टली इसका मीनिंग क्या होता है, और बाईबैक को जब भी आप लोग चर्चा करते हैं तो बाईबैक अक्सर कंपनी करती क्यों है, इसके ऊपर भी आपको थोड़ा सा नजर मारना है। क्लियर है, अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं और हम लोग लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से समझते हैं, कंपनीज एक्ट 2013 के रेफरेंस में समझते हैं, जो भी आपका सेक्शन 68 है उसके रेफरेंस में समझते हैं, वहां पे बाईबैक ऑफ ए शेयर को लेकर के क्या कुछ लिखा हुआ है। तो लीगल डेफिनेशन का मतलब क्या होता है सर, लीगल डेफिनेशन का मतलब है आप कंपनीज लॉ के प्रोस्पेक्टिव में चर्चा कर रहे हैं, और जब भी आप लोग कंपनीज लॉ की बात करेंगे तो कंपनीज एक्ट 2013 का जिक्र होगा, जहां पर ये जो डेफिनेशन है किसके अकॉर्डिंग होनी चाहिए, कंपनीज एक्ट 2013 के सेक्शन 68 के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। ये बात मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। अब ध्यान रखिएगा, बाईबैक मींस क्या होता है, परचेज ऑफ इट्स ओन शेयर और द सम अदर स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज। मैंने बताया था ना, खुद के ही शेयर अलोंग विद कुछ स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज को परचेज करना, ये क्या कहलाता है भाई, ये कंपनी इन अकॉर्डेंस विद द सेक्शन 68, किसके अकॉर्डिंग, सेक्शन 68 के अकॉर्डिंग ये क्या कहलाता है माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे यही आपका पूरा का पूरा बाईबैक ऑफ ए शेयर होता है। सेक्शन 68 के अंदर कुछ टर्म्स एंड कंडीशन स्पेसिफाई की गई है, उनको मैं अभी पढ़ाऊंगा आगे जाके कुछ मिनट के दरमियान, तब आपको काफी डिटेल में जाकर के और भी क्लैरिटी होगा। तो अभी तक मैं उम्मीद करता हूं आपको बाईबैक ऑफ ए शेयर से जुड़ी हुई एक अच्छी खासी नॉलेज मिल गई होगी, और आपको इतना समझ में आ गया होगा ये जो बाईबैक ऑफ ए शेयर है ना, इसका मतलब क्या होता है। कई भी बच्चों के दिमाग में एक सवाल आता है, सर ये जो बाईबैक ऑफ ए शेयर है इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, भाई बाईबैक ऑफ ए शेयर एग्जैक्टली किया क्यों जाता है। तो मैंने बताया नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर को रिड्यूस करने के लिए, अर्निंग पर शेयर को इंक्रीज करने के लिए। अब क्योंकि कंपनी पैसा पे करेगी, जब अपने शेयर्स को खरीदती है तो कंपनी को पैसा पे करना पड़ता है, तो कंपनी के पास एक अच्छा खासा कैश आ जाता है, अच्छा खासा रिजर्व या सरप्लस होता है, जो उसके पास एक अच्छी अमाउंट में अवेलेबल होता है। तो कंपनी क्या करती है, उसको यूटिलाइज करने के लिए भी कई बार बाईबैक ऑफ ए शेयर करती है। तो जब भी आप लोग ऑब्जेक्टिव्स की बात करेंगे माय डियर फ्रेंड्स, ऑब्जेक्टिव ऑफ द बाईबैक ऑफ ए शेयर, तो मैंने क्या बताया, सबसे पहले तो आपको क्या इंक्रीज करना है, ईपीएस। ईपीएस का मतलब अर्निंग पर शेयर को इंक्रीज करने के लिए, और ये क्यों होगा, जब
जब आपके नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर रिड्यूस होंगे, क्लियर है, तब आपका ये होगा। तो ये आपका एक मेन ऑब्जेक्टिव है जब भी आप लोग बाई बैक ऑफ शेयर की बात करते हैं। दूसरा मैंने बताया जितना भी आपका सरप्लस कैश है उसको यूटिलाइज करने के लिए, सरप्लस कैश को क्या करने के लिए, यूटिलाइज करने के लिए। जो सरप्लस कैश है वो आपके एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को देकर के हम लोग अपने शेयर्स को वापस खरीद लेते हैं और बाद में जाके उनको 7 डेज के अंदर हमें कैंसिल करना। तो खैर वो आगे की बातें हैं, लेकिन हमें क्या करना है, रीपरचेज करना, ठीक है। फिर परचेज करना है अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर से अपने शेयर्स को, और जो सम स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज मेंशन अंडर द सेक्शन 68 उनको अगर आप लोग बाई बैक करते हैं तो ये पूरा क्या कहलाता है, बाई बैक, और ये क्या हो जाते हैं, इसके ऑब्जेक्टिव हो जाते हैं। इसके अलावा याद रखिएगा अगर आप लोग फाइनेंशियल रेशियो को इंप्रूव करना चाहते हैं, किसको इंप्रूव करना चाहते हैं, फाइनेंशियल रेशियो को इंप्रूव करना चाहते हैं, तो कंपनीज के लिए बाई बैक करना जरूरी होता है। और जब भी आप लोग याद रखिए अगर आप लोग यहां पे एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स ज्यादा होंगे तो आपको एक तरीके से जो डिविडेंड है वो ज्यादा पे करना पड़ेगा, लेकिन अगर आपके एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स अगर वो कम होंगे तो आपको कम डिविडेंड एक तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। दैट्स व्हाई यू कैन से अल्टरनेटिव टू द डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन का ये क्या होता है, एक अल्टरनेटिव होता है। और एक इंपॉर्टेंट बात याद रखिएगा, किससे प्रिवेंट करना है, होस्टाइल टेकओवर से प्रिवेंट करना है, और ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर को मेंटेन करने के लिए बहुत सारी कंपनीज को बाई बैक ऑफ शेयर करना पड़ता है, क्लियर है। तो कई बार एग्जामिनेशन के अंदर डायरेक्ट सवाल आ जाता है, एक्सप्लेन द ऑब्जेक्टिव ऑफ द बाईबैक ऑफ ए शेयर, देन यू कैन इजीली से टू इंक्रीज द अर्निंग पर शेयर, टू यूटिलाइजेशन ऑफ द सरप्लस ऑफ ए कैश, टू इंप्रूवमेंट इन द फाइनेंशियल रेशियो एंड अल्टरनेटिव टू द डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन, टू प्रिवेंट द हॉस्टाइल टेकओवर, एंड लास्ट एंड फाइनल ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर, टू मेंटेन द ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर। हम क्या करते हैं, किसी भी कंपनी के अंदर बाईबैक ऑफ ए शेयर करते हैं, ठीक है। अब इसके अलावा कुछ डिसएडवांटेजेस भी है जिनको आपको एग्जामिनेशन के प्रोस्पेक्टिव से पढ़ के जाना है। सर यहाँ पे डिसएडवांटेजेस का मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट द लिमिटेशन, ठीक है। बाईबैक की कुछ लिमिटेशन भी, अगर पॉजिटिव पॉइंट है तो बहुत ऑब्वियस सी बात है, नेगेटिव भी तो होगा, आप सभी जानते हैं ना, अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव भी होगा। अब आपको ध्यान क्या देना है यहाँ पे, क्योंकि कैश में पेमेंट होगा या लिक्विडिटी जो है वो यहाँ पे कंज्यूम होगी, ठीक है, क्या होगी, यूटिलाइज होगी। तो यहाँ पे कैश और लिक्विडिटी का क्या हो जाता है माय डियर फ्रेंड्स, रिडक्शन हो जाता है। सबसे पहला पॉइंट क्या है, रिडक्शन इन द कैश एंड लिक्विडिटी, क्योंकि हम लोग जब शेयर को परचेज करेंगे अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर से तो बदले में तो हमें पैसा देना पड़ेगा ना, तो जिसकी वजह से कैश और लिक्विडिटी के अंदर क्या होता है, एक तरीके से रिडक्शन आता है। और मैंने बताया था जब भी आप लोग इक्विटी शेयर कैपिटल की बात करते हैं तो ये भी क्या होना स्टार्ट हो जाती है, डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाती है, जिसकी वजह से आप लोग क्या कह सकते हैं, सर आप लोग नेटवर्थ पे भी फर्क पड़ता है, क्लियर है। आप लोग क्या कहेंगे, सर जो आपका नेटवर्थ है वो भी क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, यानी आप लोग क्या कहेंगे, डिक्रीज इन द नेटवर्थ, क्लियर है। किसकी वजह से क्या होता है, नेटवर्थ डिक्रीज हो जाता है। इसके अलावा याद रखिएगा एडवर्स इंपैक्ट ऑन द डेब्ट इक्विटी रेशियो, दिस इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बारे में आने वाले वक्त में मैं काफी डिटेल में चर्चा करूंगा, अभी के लिए आप लोग केवल इतना ही याद रखें, एडवर्स इंपैक्ट ऑन द डेब्ट इक्विटी रेशियो। इसके अलावा याद रखिएगा जो आपका ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है कंपनी का वो क्या हो जाता है, लिमिटेड हो जाता है। और याद रखिएगा आर्टिफिशियल इन्फ्लेशन ऑफ द फाइनेंशियल रेशियो, यानी कि फाइनेंशियल रेशियो के अंदर आर्टिफिशियल इन्फ्लेशन होता है, क्लियर है। और आगे आप लोग क्या कहेंगे, टेम्परेरी इंपैक्ट ऑन द शेयर प्राइस, दिस इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जब आप लोग बाई बैक करते हैं तो जो आपके एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स है वो कम होते हैं, जिसकी वजह से टेम्परेरी बेसिस पे जो आपका शेयर का प्राइस है वो इंक्रीज होता है, क्लियर है। परमानेंट बेसिस पे नहीं कह रहा हूं, लॉन्ग टर्म में इसका नुकसान भी है, आगे बात करेंगे। तो याद रखिएगा टेम्परेरी इंपैक्ट ऑन द शेयर्स प्राइस, क्लियर है, ये भी आपको याद रखना। तो यहाँ पे दो मेजर बातों पे मैंने चर्चा की है जहां पर आपको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। सर सबसे पहले बाईबैक ऑफ शेयर को समझा, जर्नल डेफिनेशन अंडरस्टैंड किया, अलोंग विद हम लोगों ने लॉ के प्रोस्पेक्टिव से, कंपनी लॉ के प्रोस्पेक्टिव से अपनी डेफिनेशंस को अंडरस्टैंड किया। उसके बाद बाईबैक ऑफ शेयर के ऑब्जेक्टिव को मैंने आप सभी के साथ चर्चा किया। उसके बाद कुछ लिमिटेशंस हैं, कुछ डिसएडवांटेजेस है जिनको हमने आज की क्लास के अंदर आप सभी के साथ चर्चा किया है। अब ध्यान रखिएगा सबसे इंपॉर्टेंट बात है, सर अगर आप लोग लीगल प्रोविजंस की बात करते हैं, जब भी आप लोग बाईबैक ऑफ शेयर की बात करेंगे तो मैंने बताया था कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग सेक्शन 68 है, जिसके अकॉर्डिंगली सारा तामझाम होता है बाईबैक का, क्लियर है। तो आप लोग क्या कहेंगे, सर यहाँ पे आपको क्या करना है, सेक्शन 68
डेट को चर्चा करना है जहां पर एग्जैक्टली क्या इंफॉर्मेशन दी गई है, पावर ऑफ ए कंपनी टू बाई बैक, यानी कि बाई बैक से जुड़ी हुई जो पावर है किसी भी कंपनी के पास, उसका कंप्लीट एक्सप्लेनेशन कहां पे मिलेगा, कंपनीज एक्ट 2017 के सेक्शन नंबर 68 के अंदर। समझ में आया? अब यहां पे याद रखिएगा सबसे पहला जो पॉइंट है वो क्या है, ए कंपनी कैन परचेज इट्स ओन शेयर्स और अदर स्पेसिफाइड सिक्योरिटी सब्जेक्ट टू द फॉलोइंग कंडीशंस, माने कुछ कंडीशन है जिनको अगर कोई भी कंपनी है वो सेटिस्फाई करती है तो अपने शेयर्स का बाईबैक कर सकती है। अब यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट क्या है माय डियर फ्रेंड्स, ये आपको थोड़ा अपने दिलो दिमाग और जहन के अंदर रखना है। अथोराइजेशन, अथोराइजेशन के अंदर याद रखिएगा बाईबैक मस्ट बी अथोराइज्ड बाय द एओए, याद रखिएगा बाईबैक क्या होना चाहिए, अथोराइज्ड बाय आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन होना चाहिए। समझ में आया? तो अगर आपका बाईबैक अथोराइज्ड बाय द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है तो आप लोग यहाँ पे बाईबैक की पहली कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं तो कंपनी बाईबैक कर सकती है। ठीक है, तो पहला कंडीशन क्या है, यहाँ पे पहला कंडीशन है बाईबैक मस्ट बी अथोराइज्ड बाय द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर क्या क्या रिक्वायरमेंट है सर, यहाँ पे दो रिक्वायरमेंट आपको पढ़नी है, एक होता है आपका बोर्ड रेजोल्यूशन, एक होता है आपका स्पेशल रेजोल्यूशन। समझ में आया? तो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर अगर आप लोग अथोराइज्ड होना चाहते हैं किसके लिए, बाईबैक ऑफ ए शेयर के लिए, तो कुछ रिक्वायरमेंट्स है। क्या रिक्वायरमेंट है? दो रिक्वायरमेंट है, एक आपका स्पेशल रेजोल्यूशन, एक आपका बोर्ड रेजोल्यूशन। याद रखिएगा अगर आप लोग बाईबैक करना चाहते हैं अपनी कंपनी के अंदर लेस देन इक्वल टू 10% शेयर्स का, क्लियर है? तो याद रखिएगा अगर आपका बाईबैक हो रहा है कितना, लेस देन इक्वल टू 10% ऑफ ए शेयर, तो उस केस में आपको केवल बोर्ड रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप लोग 10% से ज्यादा, 10% से ज्यादा, ग्रेटर देन 10% और लेस देन इक्वल टू 25% की अगर आप लोग बात करते हैं तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन के अंदर आप लोग स्पेशल रेजोल्यूशन पास करेंगे। क्लियर है? कंपनी की बात करो, आप लोग का मतलब आप नहीं हो, कंपनी हो, थोड़ा समझिएगा। ठीक है ना? तो समझ में आई मेरी बात, मैंने क्या समझाया? यहाँ पे ध्यान रखिएगा, एक आपका बोर्ड रेजोल्यूशन है, अगर आपको बाईबैक करना है लेस देन इक्वल टू 10%, क्लियर है, तो आप लोग बोर्ड रेजोल्यूशन पास कर सकते हैं। अगर आपको बेसिकली बाईबैक करना है ग्रेटर देन 10%, और अगर आप लोग यहाँ पे बात करते हैं, जैसे मैं अगर बात कर रहा हूं ग्रेटर देन 10%, और अगर सॉरी हाँ ग्रेटर देन 10% की अगर आप लोग बात करते हैं, यहाँ पे आप लोग कैसे लिखेंगे, ग्रेटर देन 10%, और आप लोग क्या लिखेंगे, लेस देन इक्वल टू 25%, तो उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, आपको स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। और यहाँ पे याद रखिएगा मैक्सिमम कितना बाईबैक हो सकता है सर, यहीं से पता चल गया ना, 25% तक आप लोग बाईबैक कर सकते हैं। ठीक है, तो कोई भी कंपनी अपनी एग्जिस्टिंग कंपनी के अंदर या कोई भी कंपनी कितना बाईबैक ऑफ ए शेयर कर सकती है सर, 25% बाईबैक ऑफ ए शेयर कर सकती है। छोटी सी बात है, इसको आपको अपने दिलो दिमाग और जहन के अंदर रखना है। मैक्सिमम 25% ऑफ ए, अब ये 25% किसका है ये भी ध्यान रखिएगा, पेड ऑफ इक्विटी कैपिटल की बात हो रही है, प्लस में जो आपका कितना है फ्री रिजर्व है, यानी कि जो आपका फ्री रिजर्व है उसको किस में ऐड कर देना है, पेड ऑफ इक्विटी कैपिटल के अंदर टोटल कर लीजिएगा, और उसका जो 25% होगा ना उससे उतना आप लोग क्या कर सकते हैं माय डियर फ्रेंड्स, अपने शेयर्स का बाईबैक कर सकते हैं। ठीक है, तो जो बाईबैक की मैक्सिमम लिमिट सेट की गई है वो 25% है। 25% ये शेयर का नहीं है, ये 25% पेड ऑफ कैपिटल के पेड ऑफ इक्विटी कैपिटल और फ्री रिजर्व का कॉम्बिनेशन है। ठीक है, इसको आपको याद रखना है। और एक इंपॉर्टेंट बात याद रखिएगा, इन द केस ऑफ इक्विटी शेयर, अगर आप लोग इक्विटी शेयर की बात करते हैं, 25% ऑफ द टोटल पेड ऑफ इक्विटी कैपिटल इन ए फाइनेंशियल ईयर, अगर आप लोग केवल इक्विटी शेयर की बात करते हैं तो कितना, 25% किसका, टोटल पेड ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल। ठीक है, इसका आपको याद रखना। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक बातें हैं जिनको एक तरीके से एक्सप्लेन किया गया है किसके अंदर, अथोराइजेशन वाले पॉइंट के अंदर, और स्पेसिफिकली वी आर टॉकिंग अबाउट द कंपनीज एक्ट 2013, और अगर आप लोग सेक्शन नंबर 68 की बात करते हैं। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और बताया गया है, कोई भी कंपनी अगर बाईबैक करना चाहती है ना तो यहां पे उसका डेप्थ और इक्विटी का रेशियो क्या होना चाहिए, लेस देन इक्वल टू 2:1 होना चाहिए। ठीक है, इससे कम या इससे इक्वल हो सकता है, इससे ज्यादा नहीं जाना चाहिए। कोई भी कंपनी अगर क्या करना चाहती है, बाईबैक करना चाहती है, क्लियर है? तो यहाँ पे डेप्थ और इक्विटी का रेशियो क्या है, लेस देन इक्वल टू 2:1 रहने वाला है, डेप्थ वर्सेस द इक्विटी की बात हो रही है। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और याद रखिएगा, अगर आप लोग यहाँ पे फुल्ली पेड ऑफ शेयर का ही आप लोग क्या कर सकते हैं, बाईबैक कर सकते हैं। आप सभी को पता है जितने भी शेयर फुल्ली एक तरीके से पेड अप है ना, उनका ही क्या होगा, केवल और केवल बाईबैक होगा। तो आप लोग क्या कहेंगे, फुल्ली पेड अप शेयर्स या सिक्योरिटीज कैन बी बोट बैक। समझ में आया? जो भी आपके फुल्ली पेड शेयर्स है या फिर आप लोग क्या कहेंगे, आपकी सिक्योरिटीज है, उनका ही बाईबैक हो सकता है, रादर देन इसके अलावा जो केसेस बच गए उनका बाईबैक नहीं होने वाला है। अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा,
सर ये जो पैसा है जो बाईबैक में लगेगा, ठीक है, किस में लगेगा सर, आपके बाईबैक में लगेगा, उसका सोर्स क्या रहेगा, तो उसका सोर्स यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया, ठीक है, यानी कि आप लोग क्या कहेंगे, सोर्स ऑफ द बाईबैक की अगर आप लोग बात करते हैं तो तीन सोर्स है जिनका यूटिलाइजेशन किया जा सकता है। फ्री रिजर्व का इस्तेमाल किया जा सकता है, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट का इस्तेमाल किया जा सकता है, और प्रोसीड ऑफ द फ्रेश इशू, यानी कि जो भी आपका फ्रेश इशू से पैसा आया है, शेयर की बात कर रहा हूं, तो जो उसको भी आप लोग यहाँ पे यूटिलाइज कर सकते हैं। तो बाईबैक के केस में आप लोग फ्रेश रिजर्व सॉरी फ्री रिजर्व का इस्तेमाल कर सकते हैं, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर प्रोसीड ऑफ द फ्रेश इश्यूज का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। इस पॉइंट को भी आपको याद रखना है। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा, यहाँ पे एक टाइम लिमिट भी दिया गया है अगर आप लोग बाईबैक करना चाहते हैं। बाईबैक मस्ट बी कंप्लीटेड विद इन द 1 ईयर फ्रॉम द रेजोल्यूशन, जो आपने रेजोल्यूशन पास किया है उसके 1 साल के अंदर ही आपको क्या करना पड़ता है, बाईबैक करना पड़ता है। अगर आप लोग बाईबैक नहीं करेंगे तो डेफिनेटली यू विल फेस अ लॉट ऑफ द प्रॉब्लम्स, ठीक है। तो वहां पे काफी कुछ ताम झाम बदल जाता है, क्लियर है, ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। रेजोल्यूशन के पास होने के 1 साल के अंदर ही आपको क्या करना पड़ेगा, बाईबैक करना पड़ेगा। उसके बाद एक्सटिंग्विशमेंट ऑफ द शेयर्स, माने आप लोग क्या कहेंगे, शेयर्स बॉट बैक मस्ट बी एक्सटिंग्विश्ड एंड द फिजिकली डिस्ट्रॉय, माने आपको क्या करना पड़ेगा, जो शेयर आपने बाईबैक किए हैं उनको फिजिकली डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा खरीदने के, बाईबैक करने के कितने दिन के अंदर, 7 दिन के अंदर, ठीक है, 7 दिन के अंदर, 7 डेज के अंदर, क्लियर है। तो दिस इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो काफी अहम पॉइंट हो जाता है। हम किसकी बात कर रहे हैं सर, सेक्शन 68 की बात कर रहे हैं, जिसको आपको अपने दिलो दिमाग और ख्याल के अंदर रखना जरूरी है। अब थोड़ा सा अगर आप लोग आगे बढ़ते हैं तो एक और सेक्शन, अच्छा लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको बता देता हूं, 68 भी पढ़ना होगा, 69 भी पढ़ना होगा, और आई थिंक आपका 70 भी पढ़ना होगा। तीनों सेक्शन को गो थ्रू करना है, क्लियर है, तीनों सेक्शंस को क्या करना है, गो थ्रू करना है। ये तो आपका 68 वाले पॉइंट थे जो अभी अभी हमने डिस्कस किए सर, सेक्शन 68 के अंदर ये सारे पॉइंट लिखे हुए हैं। अगर आप लोग 69 की बात करते हैं तो 69 के अंदर एक्सप्लेनेशन दिया गया है, ट्रांसफर टू कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व, सीआरआर बोलते हो, क्लियर है। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे ट्रांसफर होगा, किसका ट्रांसफर होगा, ट्रांसफर टू कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व, सीआरआर, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व के अंदर, ठीक है। इसकी एक्सप्लेनेशन कहां पे दी गई है सर, सेक्शन नंबर 69 के अंदर इसका एक्सप्लेनेशन दिया गया है। तो अब हम लोग समझेंगे सेक्शन नंबर 69 को, जहां पर क्या लिखा हुआ है, ट्रांसफर टू कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व्स, माने जो आपका सीआरआर है वहां पे क्या होगा, ट्रांसफर होगा। अब सेक्शन नंबर 69 के अकॉर्डिंग अगर आप लोग जाते हैं तो आप लोग कहेंगे इफ बाईबैक इज आउट ऑफ द फ्री रिजर्व, याद रखिएगा अगर आपका बाईबैक होता है आउट ऑफ द फ्री रिजर्व या सिक्योरिटी प्रीमियम, इन दैट पर्टिकुलर सिचुएशन ट्रांसफर एन अमाउंट इक्वल टू द नॉमिनल वैल्यू ऑफ द शेयर बोट बैक टू सीआरआर, क्लियर है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एग्जैक्टली अमाउंट इक्वल टू द नॉमिनल वैल्यू ऑफ ए शेयर बोट बैक टू द सीआरआर, ठीक है। उसको कहां पे ट्रांसफर किया जाएगा, सीआरआर अकाउंट के अंदर ट्रांसफर किया जाएगा। और एक छोटी सी बात का आप लोग ख्याल रखिएगा, सीआरआर इज ट्रीटेड लाइक ए पेड अप शेयर कैपिटल, इसको कैसे ट्रीट किया जाएगा, पेड अप शेयर कैपिटल की तरह ट्रीट किया जाएगा, एंड कैन बी यूज्ड ओनली फॉर इशूइंग बोनस शेयर, और इसको बाद में किसके लिए, केवल बोनस शेयर को इशू करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, ठीक है। तो इस बात को आपको ख्याल में रखना, कोई ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं, एक बार गो थ्रू कीजिएगा, छोटी सी डेफिनेशन है, इसको याद कर लीजिएगा। अच्छा, सबसे जरूरी क्या है सर, सबसे जरूरी सेक्शन नंबर 70 है, जो किसके बारे में बताता है, इन दिन पर्टिकुलर सिचुएशंस के अंदर कंपनी बाईबैक नहीं कर सकती है, यानी कि आप लोग क्या कहेंगे, प्रोहिबिशन ऑफ द बाईबैक। सबसे पहला पॉइंट क्या है सर, बाईबैक इज नॉट अलाउड इफ, याद रखिएगा, कंपनी ने डिफॉल्ट किया, किसके अंदर, पेमेंट ऑफ द डिपॉजिट्स के अंदर डिफॉल्ट किया है, या फिर रिडेम्पशन ऑफ द डिबेंचर और ए प्रेफरेंस शेयर, ठीक है। अगर आपने क्या किया है, रिडिम्पशन ऑफ द डिबेंचर और प्रेफरेंस शेयर्स के अंदर क्या किया, डिफॉल्ट किया है, या पेमेंट ऑफ द डिविडेंड के अंदर अगर आपने डिफॉल्ट किया है, तो इस तरीके की कंपनी बाईबैक नहीं कर सकती हैं। ऐसा एक्सप्लेनेशन कंपनीज एक्ट 2013 के आपके सेक्शन 70 के अंदर लिखा हुआ है। इसके अलावा याद रखिएगा, कंपनी हैज नॉट कंप्लाई विद द फिलिंग ऑफ ए एनुअल रिटर्न, अगर आपने कंपनी ने एनुअल रिटर्न फाइल नहीं किया है और अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ कंप्लाई नहीं किया है, तो उस दैट पर्टिकुलर सिचुएशन उसमें भी
उसमें भी कंपनी क्या नहीं होती है, आपके एक तरीके से एलिजिबल नहीं होती है बाई बैक करने के लिए। अब ये थ्रो एनी सब्सिडरी कंपनी भी हो सकता है और एनी इन्वेस्टमेंट कंपनी। बेसिक बातें हैं, कोई ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है इसमें। जरूरी बात क्या है, जरूरी बात है यहाँ पे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। जब आप लोग देखेंगे, जब आप लोग यहाँ पे जर्नल एंट्रीज को पढ़ेंगे, जो जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन है उनको टैकल करेंगे, तब आपको काफी हद तक क्लैरिटी होगा एग्जैक्टली यहाँ पे क्या कुछ चल रहा है। उससे पहले आपको केवल ये कुछ बेसिक बेसिक पॉइंटर्स इनको गो थ्रो करना है, अंडरस्टैंड करना है। उम्मीद करता हूँ ये जो इंट्रोडक्शन का क्लास है ना, ये आपको समझ में आया होगा। देखिए माय डियर फ्रेंड्स, अभी समय इजाजत नहीं दे रहा है, क्योंकि इतना ही समय होता है पूरा का पूरा अदर क्लासेस के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, लेकिन आप सभी के मैक्सिमम कमेंट आ रहे थे, ठीक है। इसलिए मेरे पास जितना समय है मैं उतना समय आपको दे रहा हूं, और उतनी क्लासेस में अपलोड जितना पॉसिबल है मेरी तरफ से मैं बेस्ट करूंगा। उम्मीद करता हूं ये वाला सेशन आपको पसंद आया होगा, वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। पहली दफे चैनल पे आए, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। इस वीडियो के अंदर इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जब तक के लिए मैं तो ऑल द बेस्ट, टिल द कीप लर्निंग।